Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब देखते हैं हेनरी फयाल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप कभी तादाद भूल जाते हैं, सो कायद आज़म बाबा के जो 14 नुकात थे, सो वही हेनरी फयाल साहब के भी 14 नुकात ही हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं। ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और माइनिंग में उन्होंने, या माइन इंजीनियर थे, तो वहाँ पर उन्होंने काम किया। फिर अपनी एक कंपनी भी उन्होंने डेवलप कर ली, जो अपनी डेवलप कर ली, और कुछ और कंपनीज को उन्होंने स्टडी किया। सो वहाँ से उनको ख्याल आया कि क्यों करना जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, तो उन पर एक किताब लिखी जाए, और उनकी किताब का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो 1916 में उन्होंने लिखी। और इसके अंदर जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, दे आर दीज। हेनरी फयाल साहब in 1916 in this book General and Industrial Management, he says कि मैनेजमेंट को चाहिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जो भी वर्कर्स आपके अंदर काम कर रहे हो, एंड यू आर एट द टॉप, सो व्हाट शुड यू डू एज अ मैनेजर। सो दीज आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। being a head, being a leader, you have to do these things. Number 1 क्या कर लिया करें? डिवीजन ऑफ वर्क, कंसंट्रेशन ऑफ वर्क ना किया करे कि एक ही बंदे को सब कुछ दिया करे। नो, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, देयर प्रोफेशंस, देयर एबिलिटीज। हर बंदा हर काम के लिए फिट नहीं होता, जो बंदा जिस काम के लिए फिट हो तो वो काम उसको दिया करे। इंटरप्रिटेशन नंबर 1। इंटरप्रिटेशन नंबर 2 कि एक ही बंदे पर इतना ज्यादा बोझ ना डाला करे कि वो बेचारा फिर कंसंट्रेट ना करे। नो, देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, कि आप जिस बंदे को भी कोई भी काम दे, सो रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ उनको कुछ इख्तियारात भी दिया करें, जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ डिसीजन मेकिंग में भी उनको इन्वॉल्व कर लिया करें। दे विल वर्क विद मोर डिवोशन। अगर सिर्फ रिस्पांसिबिलिटीज देंगे और उनकी आप नहीं सुनेंगे, सो दे विल नॉट वर्क with that devotion, that commitment. Discipline, rules and regulations पहले से बना ले, discipline पर हरगिज़ compromise ना करें। You have to follow as a manager those rules and regulations, and the others also have to follow those rules and regulations. That is called discipline. Unity of command means के जो भी workers आपके अंडर काम कर रहे हो, so unity of command means कि ये नहीं कि एक बंदे को एक मैनेजर आकर एक बात कहे, एक सुपरवाइजर आकर दूसरी बात कहे, दूसरा सुपरवाइजर आकर दूसरी बात करे, तीसरा सुपरवाइजर आकर तीसरी बात कर ले, बेचारा परेशान। नो, एक बंदे को एक बंदा सिर्फ ऑर्डर दे या डायरेक्शन दे। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। एज फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न, इट मींस के सब के सब जितने भी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं कंपनी के, कोई फाइनेंशियल होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, कुछ लेबर से रिलेटेड ब्रांचेस होंगी, 3-4 मुख्तलिफ ब्रांचेस, ये सारे को सारों का मकसद एक ही होगा, और वो कंपनी का जो विजन होगा, जो मिशन होगा, जो टारगेट्स होंगे उनके लिए, सो सब के सब मिलकर उस पर फोकस करेंगे। स्कूल के लेवल पर बात करें, सो हर एक सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट टीचर मुख्तलिफ होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह, लेकिन सबकी एक ही कोशिश हो कि इस इदारे को हमने इस लेवल पर लेकर जाना है। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो वो लेवल पर लेकर जाना है, तो इंग्लिश वाला टीचर अपनी कोशिश Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. सब एक सिमत में। Next one is subordination of individual interest to the general interest. As a manager, you never have to think about your individual interest. No, you have to think about general interest. जो इदारे के लिए बेहतर हो तो आपने वो फैसला करना है, ना कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जिस चीज में हो उसके लिए फैसला करें। सजा जजा अगर देनी हो, या कोई काम भी असाइन करना है, या किसी को पनिशमेंट देनी है, तो वो पनिशमेंट आपकी इंडिविजुअल या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ना हो, बल्कि इदारे की बेहतरी के लिए हो। इस तरह से रिवार्ड्स वगैरह देते हैं तो अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे ना हो, बल्कि इदारे के लिए जो मुफीद हो उसी को वो रिवार्ड्स वगैरह, पनिशमेंट वगैरह दिया करे। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुडंट
dominate the general interest. Next one is remuneration. ये अगरचे if you are the government servant ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो उनके लिए स्पेशली कि इतनी रेमुनरेशन दिया करे, इतनी रेमुनरेशन आप दिया करे कि वो आसानी से एक अच्छी लाइफ उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो गुजार सके. अगर रेमुनरेशन ठीक नहीं होगी तो वो फिजिकली यहाँ पे होगा लेकिन मेंटली अपने घर में होगा, मेंटली किसी और जॉब के मुताबिक सोच रहा होगा बेचारा, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल उस बेचारे की जो जरूरियात है वो पूरी नहीं हो रही. दैट्स व्हाई ही विल नॉट बी मेंटली विद यू. तो इतना उनको एटलीस्ट पे कर दिया करें कि वो अपने लेवल के हिसाब से एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजारे. नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन एक है डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मींस कि जब आप के जो डिसीजंस है वो जब डिसीजंस एक बंदा करे उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर कहते हैं कि जब बहुत से लोग फैसला करें उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. सो he says that there should be a balance between centralization and decentralization. आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली. सो ज्यादा सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे, एक बंदा फैसला करेगा तो वो भी शायद गलत कर ले, और इतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें तब भी बेहतर फैसला नहीं होगा. सो दरमियाना वाला रास्ता निकाला है, कभी सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाया करे फैसलों में और कभी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाया करे. डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है दिस वन. स्केलर चेन से मुराद ये है, स्केलर चेन के इतना आप स्ट्रिक्ट लाइन, इतनी स्ट्रिक्ट लाइन आप ड्रा ना करें कि जो लो मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, या जो वर्किंग क्लास है या जो लेबर कम्युनिटी है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके अपने बॉस को या किसी दूसरे बॉस को या किसी दूसरे मैनेजर को. इससे मुराद ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए अपने मैनेजर के अलावा जो यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही थी कि एक बंदा उनको ऑर्डर दे, इसके अलावा अगर किसी दूसरे मैनेजर के साथ उनको कोई काम पड़ जाए तो वो एक्सेस कर सके उस बंदे को. इसको कहते हैं स्केलर चेन. रिपीटिंग, स्केलर चेन से मुराद ये है कि किसी बंदे को कोई भी इशू इमरजेंसी में आ गया तो वो ये वेट ना करे कि मेरे बॉस आएंगे या मेरे जो इमीडिएट बॉस है वो आएंगे तब जाकर मैं एक्सेस करूंगा फला बंदे को. नो, इतना कॉन्फिडेंस हर एक बंदे को दे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो हर एक को एक्सेस कर सके. ऑर्डर से मुराद ये है कि इसके लिए जबरदस्त कोटेशन के एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस एंड इट शुड बी एट इट्स प्लेस. दैट्स कॉल्ड ऑर्डर. एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, हर एक चीज की अपनी जगह होती है. इट शुड बी एट इट्स प्लेस, या अगर अपनी जगह पे रखी गई हो, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर. सो ऑर्डर यहाँ पे मुराद ये है कि वर्कर्स को जो जो चीजें भी रिक्वायर्ड हो, जो भी चीजें उनको रिक्वायर्ड हो, जो टूल्स वगैरह उनको रिक्वायर्ड हो, या उनको कुछ हेल्पिंग मटेरियल वगैरह रिक्वायर्ड हो, सो दोस थिंग्स शुड बी अवेलेबल, दे शुड बी प्लेस्ड एट द प्रॉपर प्लेसेस, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो. As far equity is concerned, equity says that इसके लिए कोटेशन to each one according to his needs and from each one according to his abilities. इक्वलिटी और इक्विटी पे हम बात कर चुके हैं. हर एक बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, हर एक बंदे की नीड्स डिफरेंट होती है, हर एक बंदे की तरजीहात डिफरेंट होती है, हर एक बंदा डिफरेंट तरीकों से मोटिवेट होता है. सो इक्विटी मींस कि जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, सो वो उनको प्रोवाइड कर लिया करे. दैट इज कॉल्ड इक्विटी. Equal opportunity isn't equity. Proper opportunity, need-based opportunity, that is called equity. Stability of tenure. Stability, अगर tenure लफ्ज़ इसके साथ नहीं लिखा गया, लेकिन stability of tenure. Stability of tenure से मुराद ये है कि कभी भी वर्कर्स को आप ये यकीन ना दिलाए कि if you did this thing, then I will have to, कि आप लोगों ने then you will have to resign, मिसाल के तौर पर आपने रिजाइन देना होगा, या अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आप कल से फायर है, या अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो इतनी आपसे डिडक्शन होगी वगैरह वगैरह. सो ये थ्रेट्स वगैरह उनको ना दिया करे, बल्कि उनको जब टारगेट्स दे तो साथ में मोटिवेशन के लिए
Okay, try your level best to achieve this one by tomorrow. Just say this one rather than adding that if you didn't do this thing then I will do this thing. So stability of tenure से मुराद है कि वो safe and secure feel करे, उनको ये फिक्र ना हो कि कल को शायद मुझे बॉस जो है वो छुट्टी कर दे, मुझे फारिग कर दे. इनिशिएटिव से मुराद ये है, इनिशिएटिव कहते हैं किसी भी चीज का आगाज करना. इनिशिएटिव कहते हैं कि आपके वर्कर के पास आइडियाज हो सकते हैं अदर देन यू हैव. सो अगर उनके पास अच्छे आइडियाज हैं तो उन आइडियाज को लेकर आप इनिशिएटिव लें, किसी चीज की इब्तिदा करें. अच्छे आइडियाज अगर उनके पास है तो उनको कॉन्फिडेंस दे कि वो आप लोगों के साथ शेयर करें. रिमेंबर वन थिंग, टॉप मैनेजमेंट को वो चीजें दिखाई नहीं देती जो वर्कर्स को दिखाई देती हैं. टॉप मैनेजमेंट को वो मुश्किलात दिखाई नहीं देती जो वर्कर्स को दिखाई देती हैं. इसकी सिंपल मिसाल है कि प्रिंसिपल साहब को वो चीज दिखाई नहीं देती जो एक टीचर को दिखाई देती है. सो अगर टीचर्स की तरफ से कोई आइडिया वगैरह आ जाए, सो द प्रिंसिपल हैज टू कंसर्न हिम, उनको भी वो लाजमन वो कंसिडर करें. स्पिरिट डिकोप से मुराद है टीम स्पिरिट. टीमें बनाएं, लोगों में इंतशार पैदा करने की बजाय, यानी डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी थी, सो डिवाइड एंड रूल्स की बजाय आप टीम स्पिरिट पैदा करें और मिलकर काम करने का के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें. So these are the 14 points given by Henry Fayol. Let's repeat. Number 1, division of work, not concentration of work. फिर अगर बंदे को आप जिम्मेदारी देते हैं तो कुछ ना कुछ पावर भी दिया करें. फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिनको सब फॉलो करें. एक बंदे की आंसरेबल हो, सबको आंसरेबल ना हो. फिर सब के सब एक ही डायरेक्शन में, एम सबका एक हो. ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ लेकिन एम सबका एक हो. फिर कंपनी के लिए जो अच्छी बात है, स्कूल के लिए जो अच्छी बात है, सो इट शुड डोमिनेट रादर देन पर्सनल विल्स. अच्छे रेम्यूनरेशन, अच्छे पैसे, अच्छी तनख्वाहें, अट्रैक्टिव पैकेजेस दिया करें. इस तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि डिसीजन मेकिंग में ज्यादा फोकस सिर्फ एक बंदे पर भी ना हो और ज्यादा मुंतशिर भी ना हो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो फैसला नहीं होता. तो जहां पर जरूरत हो तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए, जहां पर जरूरत हो तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ. और स्केलर चेंज से मुराद ये है कि हर एक वर्कर को ये इख्तियार हो या उनकी दस्तरस में हो कि वो किसी भी दूसरे मैनेजर या दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे सेक्शन में भी एक्सेस कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी. ऑर्डर से मुराद ये हो कि इनको जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हो, वो सारी चीजें अवेलेबल भी हो और प्रॉपर जगह पर मौजूद भी हो, जो भी उसके लिए मुनासिब जगह है. फायर एक्सटिंग्विशर है तो वहाँ अपनी जगह पर, अगर हथौड़ी वगैरह कहीं पर लगानी है तो वो भी अपनी जगह पर हो. इस तरह से अगर स्कूल लेवल पर बात कर ली जाए तो चाक्स वगैरह चाहिए होते हैं, मार्कर्स वगैरह चाहिए होते हैं, डस्टर्स वगैरह चाहिए होते हैं. सो दैट शुड बी अवेलेबल. इक्विटी से मुराद ये है कि जिस बंदे की जो भी जरूरत हो तो उसको जरूरत के हिसाब से प्रोवाइड किया करें, जिसको जो जरूरत ना हो उसको ना दिया करें. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से मुराद ये है कि उनको हर वक्त डराया धमकाया ना करे कि ये नहीं किया तो आपके खिलाफ ये लीगल एक्शन लिया जाएगा वगैरह. और जो वर्कर्स होते हैं तो उनके पास जबरदस्त आइडियाज होते हैं तो उनको भी सुन लिया करें और टीम स्पिरिट पैदा कर दिया करें. These were the Henry Fayol 14 points. Now it's all from my side. Now if you have any question you can